एसएचएम में टू पार्टिकल ऑसिलेशन सिस्टम देखते हैं, मतलब दो पार्टिकल्स एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक कोई स्प्रिंग ले ली, उसका फोर्स कांस्टेंट के है और उसके दोनों तरफ जो है वो मासेस लगा दिए। अच्छा, इसकी स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो एल है, ठीक है। फिर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, है ना, एक्स नॉट से स्ट्रेच किया और उसके बाद में छोड़ दिया दोनों तरफ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये दोनों जो बॉडीज हैं जिनका मास m1 m2 है, ये एसएचएम करेंगे, किस पॉइंट के अबाउट करेंगे, कैसे करेंगे और टाइम पीरियड क्या होगा ये अपन निकालेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको स्ट्रेच करके हमने दोनों बॉडीज को छोड़ दिया, तो उस टाइम पे उसके बाद में देखें इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, किस पे, इस सिस्टम पे, ये दोनों बॉडीज और मास, दोनों बॉडीज और स्प्रिंग, है ना। यदि इसको हम सिस्टम मान लें तो इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, है ना। ये जो आपका फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है, सरफेस है फ्रिक्शनलेस है। तो जैसे इस बॉडी को और स्प्रिंग को देखें, तो स्प्रिंग जो है वो बॉडी पे रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉडी जो है वो स्प्रिंग को इक्वल फोर्स से इस तरफ खींचेगी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगा, स्प्रिंग जो है बॉडी पे एक रेस्टोरेशन फोर्स लगाएगी, ठीक है, और m1 जो है वो स्प्रिंग को इस तरफ इक्वल फोर्स से खींचेगा। तो दो एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर के अलावा इन तीन बॉडी सिस्टम पे, तीन बॉडी मतलब m1, स्प्रिंग और m2, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। अच्छा, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका क्या मतलब निकला कि सेंटर ऑफ मास पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, और सेंटर ऑफ मास पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, दोनों बॉडीज एसएचएम करेंगी पर सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जैसे m1 को m2 से ज़्यादा हेवियर जो है वो एज्यूम कर लिया, हेवियर इन द सेंस कि मतलब m1 का मास ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रीन लाइन है ना थोड़ी m1 की तरफ बनाई है। तो सपोज ये ग्रीन लाइन जो है वो सेंटर ऑफ मास को का लोकेशन डिनोट करती है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है वो इस तरफ से, यहाँ से L1 दूर हो जाएगी और इस पॉइंट से L2 दूर हो जाएगी, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और इसी टाइप से L2 हो जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्प्रिंग है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास के जो राइट हैंड साइड में जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यदि m1 को देखें तो m1 को तो यही लगेगा कि भाई एक k1 फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग है जिसके साथ वो अटैच्ड है और एसएचएम कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो m1 की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, मतलब मैं इसको बना देता हूं, ये ग्रीन वाली सपोज एक तरह से वॉल ही हो, ठीक है, और ये नीचे ब्लू सरफेस और ये m1 हो गया और ये स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट k1 है और ये तो m1 तो है ही, ठीक है। तो m1 के लिए इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे वॉल जो है वो तो हिलती नहीं है ना, और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से हिलेगा नहीं, है ना, पत्थर की लकीर है एक तरह से। तो m1 को तो फर्क पड़ता नहीं कि वहां पे m2 क्या कर रहा है ना, तो उसको ये दिखेगा कि k1 के स्प्रिंग पे वो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो m1 को तो ये दिखेगा कि वो एक k1 वाली स्प्रिंग पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और इसी टाइप से
K2 को, K2 कह रहा हूँ, इसी टाइप से M2 को भी यही दिखेगा कि एक K2 स्प्रिंग है, K2 फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग है जिस पे वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नेट मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा किसी तरफ है और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है ही स्टेशनरी। ठीक है, तो अब यदि हम इसका मूवमेंट हम देखते हैं M1 का ऑसिलेशन, तो M1 की मीन पोजीशन क्या होगी? ये M1 की मीन पोजीशन होगी, जो नेचुरल लेंथ था पहले, है ना, फिर उसके बाद में हमने स्ट्रेच किया इसको, ये M1 की मीन पोजीशन होगी। ठीक है, M1 किन दो पॉइंट्स के बीच में SHM करेगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, और ये जो है ये M1 का एक तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको x1 बोल देते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से M2 इस पॉइंट के अबाउट SHM करेगा, तो एक एम्पलीट्यूड इस तरफ, मतलब एक मैक्सिमम पोजीशन इस तरफ हो गई और दूसरी मैक्सिमम पोजीशन, ये चूंकि लाल में बनाना, मैं लाल में नहीं, मैं येलो में बना देता हूँ क्योंकि स्प्रिंग भी लाल ही है, जो M2 की दूसरी पोजीशन जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, और ये स्प्रिंग तो है ही, और इसका जो ये एक तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया x2। ठीक है, और x1 प्लस x2 जो है वो x0 के बराबर है। ये तो हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड, निकालते हैं जरा ऑसिलेशन का। किसी भी ऑसिलेशन का जनरल टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, अच्छा अभी हम M1 की बात कर रहे हैं, तो M1 का ऑसिलेशन का इसका टाइम पीरियड सपोज T1 है। ठीक है, तो T1 क्या होगा? अभी हमने देखा इक्विवेलेंट कंडीशन इसकी थी कि ये K1 स्प्रिंग पे ऑसिलेट कर रहा है, M1 जो है वो K1 स्प्रिंग पे ऑसिलेट कर रहा है, तो T1 जो है M1 का टाइम पीरियड वो इतना हो जाएगा। तो यदि हम K1 निकाल लेते हैं तो टाइम पीरियड निकल जाएगा M1 का। ठीक है, तो अब K1 निकालते हैं। अच्छा, जैसे इसमें K1 K2 जो है वो दो स्प्रिंग है सीरीज में, ये मान सकते हैं हम, तो एक रिलेशन ये तो होल्ड करेगा ही, K जो ओरिजिनल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा। ठीक है, अच्छा पिछले वाले वीडियो में एक रिजल्ट तो अपन देख चुके हैं कि कभी भी किसी स्प्रिंग को हम डिवाइड करते हैं 2-3 पार्ट्स में, तो इंडिविजुअल स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो उसके लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, या फिर KL जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब? K1 L1 K2 L2 के बराबर हो गए, इसका क्या मतलब निकला? अब L1 और L2 की वैल्यू यहाँ से लेकर के, है ना, इन दोनों इक्वेशन से लेकर के इसमें डाल दें तो क्या आ जाएगा? K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और अब हम ये करते हैं K2 की वैल्यू यहाँ से लेकर के और इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, K2 की इक्वेशन यहाँ से लेकर इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया? K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डालना है ना, M2 अपॉन M1 इंटू K1 अपॉन K1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू K1। ठीक है, तो K1 की क्या वैल्यू आ गई? K1 की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 अपॉन M2 इंटू K। ठीक है, और इसको अब हम इसमें डाल देते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा अपना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका M1 का टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो इस फिगर से ही दिख रहा है, आप निकाल भी लीजिएगा, है ना, तो सिमेट्रिकल टाइप का दिख ही रहा है, इसमें कोई भी M1 स्पेसिफिक चीज नहीं है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर भी सिमेट्रिकल है M1 M2
और डिनोमिनेटर भी m1 प्लस m2 उस टाइप का। तो t2 जो है, t2 का भी टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम आएगा। t2 मतलब m2 का जो टाइम पीरियड है वो भी यही आएगा। ये आप निकाल करके देख लें, सेम लॉजिक सेम इक्वेशन है ना। यहाँ से शुरू करें, t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m2 बाई k2 और k2 निकाल लें सेम तरीके से, तो t2 जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि t1 और t2 के सेम आने का क्या मतलब निकला कि m1 और m2 दोनों के दोनों अपने एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो सेम टाइम इंस्टेंट पे पहुंचेंगे। मतलब जिस टाइम पे है ना, सपोज t इज इक्वल टू t1 है ना, यदि पॉइंट t1 पे यदि m1 यहाँ पहुंचता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट बनाया मैंने t1 पे, तो t1 पॉइंट पे ही ये भी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, इस तरफ पहुंचेगा। और यदि किसी t2 पॉइंट पे ये अपने दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पहुंचता है t2 पे, तो t2 पॉइंट पे ही m2 भी जो है वो अपने दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पहुंचेगा, मतलब ये कंप्रेस करेगा इसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है, तो जब हमने इसको स्ट्रेच किया था तो हमने कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी थी पूरे स्ट्रिंग को, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब इन दोनों बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब ये यहाँ पे होगा या तो जैसे t1 पॉइंट हो गया है कि नहीं, या फिर t2 पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। उस टाइम पे ये रिलेशन होल्ड करेगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल ए की पोटेंशियल एनर्जी k1 x1 स्क्वायर। x1 जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम है, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है ना। इसको मैं चाहूँ तो a1 भी बोल सकता हूँ, बट आप समझ रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो मैंने x0 को डिवाइड किया ना, तो x1 प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर है ना। ये मैं इसको लिख ही देता हूँ, हालांकि ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, हाफ k1 a1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 a2 स्क्वायर। ठीक। अच्छा, a1 और मतलब x1 और x2 जो है, या a1 a2, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। यदि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हमने स्प्रिंग की यदि इतनी की है, x0 की है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं x1 x2। अभी अपन ने निकाला था, जिस तरह से हमने L को तोड़ा था उसी प्रोपोर्शन में x1 और x2 भी टूटेगा। L को हमने तोड़ा था, सेंटर ऑफ मास जो लिया था, उसके बाद में L1 L2 निकाले थे, उसी रेशियो में x1 और x2 भी टूटेगा। ये तो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो आप इसको भी निकाल करके देख लें, हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर, वो हाफ k x0 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और जो इसका रेशियो आएगा है ना, ये हो सकता है ना, ये एंटायरली हो सकता है कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो वो 1/4 हो और इसमें 3/4 हो। दैट इज एंटायरली पॉसिबल, है कि नहीं, क्योंकि वो k और x2 पे डिपेंड करेगा, बट है ना, टोटल एनर्जी ये है। ठीक है,